Students, I hope you all are doing well. And here I welcome you today in this last lecture of our first lesson, that is, then Darwin's theory of natural selection, what he has given. Charles Darwin had collected innumerable specimens of plants and animals. Depending upon the observation of those specimens, he published the theory of natural selection, which preaches the survival of fittest. For this purpose, Darwin had published a book titled Origin of Species. डार्विन को प्लांट एंड एनिमल्स जो नेचर में जो चीज़ें हैं उसको ऑब्जर्व करने की और उसको स्टडी करने की बहुत ही वॉज इंटरेस्टेड, ही वॉज वेरी पैशनेट, एंड ऑन दैट बेसिस ही पब्लिश्ड हिज थेरी, जिसका नाम है थेरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. और फिर उन्होंने ये जाना कि जो नेचर में जो स्ट्रॉन्ग होता है, जो नेचर में फिट होता है, वही ये नेचर में एनवायरनमेंट में क्या कर सकता है, दुनिया में रह सकता है या जी सकता है. और फिर उस चीज को उन्होंने अपनी एक किताब जो पब्लिश की थी उसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज. While explaining the concept, Darwin says that all the organisms reproduce prolifically. All the organisms compete with each other in a life-threatening manner. In this competition, only those organisms sustain which show the modification essential for winning the competition. उनका ये कहना है कि जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं और वो ऑर्गेनिज्म वो जब कॉम्पीट करते हैं अपने लाइफ जीने के लिए, जो जानलेवा कंपटीशन है, और जो उसमें जीतता है अपने आप में मॉडिफिकेशन करता है, अपने आप में बदलाव लाता है, वही ऑर्गेनिज्म इस धरती पे जी सकता है. However, beside this, natural selection also plays important role. Nature selects only those organisms which are fit to live and the rest perish. और उनका ये कहना है कि इस पृथ्वी पे या इस नेचर में जब जो ऑर्गेनिज्म खुद के लिए खुद में बदलाव लाता है, खुद कंपटीशन में पार्ट लेके उसमें खुद को फिट साबित करता है, वो ही जीता है. और जो उस सराउंडिंग या उस एनवायरनमेंट में जो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकता है या ढालता नहीं है, वो उसका अंत हो जाता है या वो इस पे से नष्ट हो जाता है. सस्टेनिंग एंड सिलेक्टेड ऑर्गेनिज्म कैन परफॉर्म reproduction and thereby give rise to new species with their own specific character. और फिर जो एनिमल्स यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, वो फिर रिप्रोडक्शन के थ्रू नए नए स्पीसीज उनमें आती है, नए नए कैरेक्टर्स उनमें डेवलप होते हैं. डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वॉज वाइडली एक्सेप्टेड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन. हाउएवर सम ऑब्जेक्शंस वर रेज्ड अगेंस्ट द थ्योरी. और ये पेज नंबर 7 पे है. और फिर काफी लंबे अरसे तक क्या हुआ कि डार्विन्स की थ्योरी एक्सेप्ट हुई, बट कुछ आगे कुछ चल के कुछ दिनों के बाद में या सालों के बाद में उस पर भी ऑब्जेक्शन आने लग गए थे. सम ऑफ द ऑब्जेक्शंस फॉर द डार्विन्स थ्योरी वर देयर. The first objection was natural selection is not the only factor responsible for evolution. उनके ये थ्योरी के लिए एक ऑब्जेक्शन ये था कि नेचुरल सिलेक्शन ये ऐसा एक ही फैक्टर नहीं है कि जिस वजह से इवोल्यूशन होता है. तो दैट वाज द फर्स्ट ऑब्जेक्शन. Second was Darwin did not mention any explanation about useful and useless modification. डार्विन ने अपने थ्योरी में कोई भी ऐसा एक्सप्लेनेशन मेंशन नहीं किया था कि यूजफुल या यूजलेस मॉडिफिकेशन के बारे में उन्होंने कुछ भी उस पर एक्सप्लेन नहीं किया था. थर्ड वाज there is no explanation about slow changes and abrupt changes. Irrespective of all these objections, Darwin's work on evolution has been a milestone. उन्होंने कोई भी ऐसा एक्सप्लेनेशन या ऐसा कोई भी स्टेटमेंट उन्होंने दिया नहीं था
जहाँ पे कि बहुत स्लो चेंज है या कहीं सडन चेंज है, एब्रप्ट चेंजेस है, तो वहाँ पे कोई भी उन्होंने उसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। पर फिर भी उनका जो कंट्रीब्यूशन है about his natural selection, theory of natural selection, is very remarkable, and it has been a milestone in the history of evolution. ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर सकता है जो इस एनवायरनमेंट को या इस पृथ्वी पे जो फिट है, तो वही ऑर्गेनिज्म इसको खुद को सरवाइव करने की क्षमता रखता है। तो आइए एक देखते हैं एक छोटा सा वीडियो। आइलैंड पर रहने वाली स्पीसीज ने अपने आप को आइलैंड के अनुसार ढाला और वहीं मेनलैंड पर रहने वाली स्पीसीज ने अपने आप को मेनलैंड के अनुसार ढाला और इसी कारण दोनों में थोड़ा अंतर आ गया। इन स्पीसीज में जो सबसे ज्यादा खुद को वातावरण और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेते हैं वही जिंदा रह पाते हैं और अपने वजूद को दूसरे जेनरेशन तक पहुंचा पाते हैं, और यही कुदरत का नियम है। चलिए इसे थोड़ा आसान ढंग से एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि दो जिराफ थे, एक की गर्दन लंबी थी और दूसरे की गर्दन छोटी थी। जब दोनों के बच्चे हुए तो जाहिर सी बात है कि छोटे गर्दन वाले जिराफ की संतान छोटी गर्दन के साथ पैदा हुई होगी और लंबी गर्दन वाले जिराफ की संतान लंबी गर्दन के साथ पैदा हुई होगी। अब आगे हुआ यूं कि लंबी गर्दन वाला जिराफ आसानी से लंबे पेड़ों के पत्ते खा लिया करता था और वहीं छोटी गर्दन वाले ऐसा करने में असक्षम थे। अब क्योंकि छोटी गर्दन वाले जिराफ सही से खा नहीं पाते थे तो नेचुरली ही उनकी स्पीसीज लुप्त होती चली गई और लंबी गर्दन वाले जिराफ बचे रह गए। इसे ही हम नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं, क्योंकि कुदरत ने इन्हें चुना था और यही वजह है कि हमारे आसपास लंबी गर्दन वाले जिराफ ही बचे हैं। उम्मीद है कि आप नेचुरल सिलेक्शन को समझ गए होंगे और यह भी समझ गए होंगे कि यह क्यों महत्वपूर्ण है। Jean Baptiste Lamarck, 1744 till 1829. Lamarck proposed that the activities of the organism are responsible for evolution. उनका लैमार्क का कहना यह है कि शरीर के उन हिस्सों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो धीरे धीरे ज़्यादा विकसित होते रहते हैं, और जो एक्टिविटीज़ वो जो भी ऑर्गेनिज्म करता है वो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज़ ही इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ऐसा उनका कहना है। दिस फ्रेंच नेचुरलिस्ट प्रपोज दैट ईच एनिमल ऑफ प्लांट अंडरगो some changes in its lifespan, and those changes are transferred to the next generation, and such changes occur in the subsequent generation too. फिर उनका ये भी कहना है कि जो भी जैसे शरीर के उन हिस्सों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो धीरे धीरे ज़्यादा विकसित होते जाते हैं, एंड दिस गेट्स कंटिन्यू फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि जिन अंगों का इस्तेमाल नहीं होता वो भी धीरे धीरे छोटे होते जाते हैं और कुछ समय बाद विलुप्त हो जाते हैं, यानी दे गेट पेरिश और दे गेट वैनिश। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे जिराफ का कि द रीजन बिहाइंड इट वॉज एक समय था कि जिराफ के आजू बाजू में बहुत ज़्यादा मात्रा में वनस्पति पाई जाती थी, बट आफ्टर सम टाइम दिस प्लांट्स वर गेटिंग लेसर। पर कुछ समय के बाद में ये जो वनस्पति है ये धीरे धीरे क्या होते लग गई, खत्म होने लग गई, एंड लेसर एंड लेसर कम होती गई, एंड फिर पेड़ों की पत्ती खाने हेतु उन्हें अपनी गर्दन नेक को ऊंचा करना पड़ा, एंड सो इनकी गर्दन लंबी होती गई। ऐसा लामार्क का कहना है कि जहाँ पे ये जिराफ रहते थे वहाँ पे प्रचुर मात्रा में वनस्पति थी, पर जैसे जैसे वो वनस्पति कम होते गई, घटते गई, वैसे वैसे इन जिराफ को अपनी गर्दन को क्या करना पड़ा, ऊपर ऊंचा करना पड़ा, और उस वजह से उनकी गर्दन लंबी हो गई, ऐसा लामार्क का कहना है। देन similarly, shoulders of the ironsmith have become very strong due to frequent hammering movement. उनका ये भी कहना है कि जो लोहार रहता है वो फ्रिक्वेंटली बहुत मीन्स लंबे समय तक वो क्या करता है, अपने हथौड़े से वो मूवमेंट करते रहता है,
तो उस वजह से उसके जो कंधे हैं, शोल्डर्स है, दे हैव बिकम स्ट्रॉन्ग. Wings of birds like ostrich and emu have become weak due to no use. अभी ऑस्ट्रिच और ईमू इनको विंग्स थे, पंख थे, पर वो पंख का वो कोई भी इस्तेमाल ना करने की वजह से उनके पंख क्या हो गए, वीक हो गए. Legs of the bird like swan and duck have become useful for swimming due to living in water, and snakes have lost their legs by modification in their body by burrowing habit. फिर क्या हुआ कि जो स्वान है, डक है, उनके लेग्स अगर आपने देखे होंगे तो वेब्ड लाइक लेग्स है, और वो स्विमिंग करने की वजह से उनके लेग्स कैसे हो गए, यूजफुल, स्ट्रॉन्ग बन गए. बट जब स्नेक है, स्नेक के भी पहले लेग्स होते थे, पर वो बरोइंग हैबिट की वजह से उसके बॉडी में क्या हुआ, उसके लेग्स में क्या हुआ, मॉडिफिकेशन आ गया, एंड ही लॉस्ट द लेग्स. All these examples are types of acquired character and are transferred from one to another generation. This is called as the theory of inheritance of acquired character or Lamarckism. और यही theory acquired character करके बोली गई है. तो acquired character यानी क्या, जो कैरेक्टर्स को हमने डेवलप किया है, उस ऑर्गेनिज्म ने डेवलप किया है. जैसे किसी को संगीत की बहुत इंटरेस्ट रहता है, तो वो अगर संगीत सीखता है, उसका रियाज करता है, तो क्या होगा कि उसको वो संगीत में बहुत अच्छा बन जाएगा. किसी किसी को बॉडी बनाने की, बॉडी बिल्डिंग की बहुत इंटरेस्टेड है, तो वो उसके मसल्स डेवलप होंगे, उसके बॉडी में शेप आएगा, एंड ही विल बी फिजिकली फिट. तो ये जो कैरेक्टर्स जो डेवलप किए गए हैं उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसको एक्वायर्ड कैरेक्टर कहा जाता है. तो लेमार्किज्म ने, मीन्स लेमार्क ने ये बोला है कि यही सारे कैरेक्टर्स दूसरे जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, एंड दीज कैरेक्टर्स और दिस ऑर्गेनिजम्स एक्टिविटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवोल्यूशन. ये लुहार है, ये कैसे हैमरिंग कर रहा है, तो लेमार्क का कहना है कि इस वजह से इनके क्या होंगे, कंधे क्या होंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे. ये स्वान जैसे है, तो ये स्वान भी क्या करेगा, अगर वो स्विम करते रहेगा तो उसके जो लेग्स है या विंग्स है वो क्या होते जाएंगे, स्ट्रांग होते जाएंगे. सो दीज वेर प्रपोज्ड बाय. ऐसा भी कहा कि जिस ऑर्गन का यूज ज्यादा होता है वो ज्यादा डेवलप होते हैं, और जिन ऑर्गन्स का यूज या इस्तेमाल नहीं होता है वो धीरे 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 क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं. यानी जिन स्ट्रक्चर्स ऑफ बॉडी जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो रहते हैं, और जिस बॉडी स्ट्रक्चर का या ऑर्गन्स का यूज़ नहीं होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं या लुप्त हो जाते हैं. लेकिन हिज थेरी वॉज रिजेक्टेड, पर उनकी ये जो थेरी थी ये रिजेक्ट हुई है, बिकॉज द एक्वायर्ड कैरेक्टर, जो कैरेक्टर्स को मॉडिफाई किया है, जैसे लोहार ने वो हैमरिंग कर करके उसके मसल स्ट्रांग हुए हैं, तो वो उसकी मेहनत की वजह से वो मसल स्ट्रांग हुए हैं. बट वो कैरेक्टर्स जो उन्होंने खुद ने अपने आप डेवलप किए थे, वो कैरेक्टर्स आर नॉट द जेनेटिक कैरेक्टर, दैट इज द एक्वायर्ड कैरेक्टर. और वो जो एक्वायर्ड कैरेक्टर है वो उनका कहना था कि वो दूसरे जनरेशन में और आगे वाले जनरेशन में पास ऑन होते हैं, बट दो दे आर नॉट द जेनेटिक कैरेक्टर दैट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड. और उस बेसिस पे उनकी ये जो लेमार्क्स की जो थ्योरी थी वो क्या हुई, डिसअप्रूव हुई, दैट गॉट rejected. So this is the theory of Lamarckism, or we can say the Lamarckism or the theory of acquired character, that is the Lamarckism. ये Lamarckism इसलिए कहा गया है क्योंकि ये लेमार्क ने ये थ्योरी दी थी. ओके. डायनासोर इस धरती पे 7 करोड़ साल पहले इस धरती पे थे, पर कुछ चेंजेस के वजह से, एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हुए उस वजह से वो आज हमें सिर्फ पिक्चर में ही देखने मिलते हैं, हम उन्हें इस धरती पे फिर से नहीं देख.
then. At that time, monkey-like animals are said to be evolved from some ancestor who were more or less similar to modern lemurs. Tail of this monkey-like animal of Africa is said to be disappeared about 4 crore years ago. They developed due to enlargement in brain. Their hands were also improved and thus ape-like animals were evolved. तो ये करीब करीब कितने साल पहले 4 करोड़ years ago दिस मंकी लाइक ये एनिमल्स क्या हो गया, एक एंसेस्टर के रूप में हमको यहाँ पे इस धरती पे देखने मिले. तो इनकी जो दे लुक लाइक सिमिलर टू मॉडर्न लेमूर्स. तो ये जो मंकी लाइक जो एंसेस्टर्स थे वो मॉडर्न लेमूर के तरह दिखने लग गए. टेल ऑफ दिस मंकी लाइक एनिमल ऑफ अफ्रीका इज सेड टू बी डिसअपियर्ड अबाउट 4 करोड़ ईयर्स अगो. और उनकी जो टेल है वो 4 करोड़ ईयर्स के पहले क्या हो गई, लुप्त हो गई. दे डेवलप ड्यू टू एनलार्जमेंट इन देयर ब्रेन. In brain, their hands were also improved and thus ape-like animals were evolved. और उनमें डेवलपमेंट दिखने लग गया. उनके जो ब्रेन था, उनके हाथों की हाथ जो है they were improved and thus ape-like animals were evolved. और ape समान वो animals क्या हो गए, evolution उनका होने लग गया. उनमें डेवलपमेंट दिखने लग गया, उनमें थोड़ा सा चेंजेस दिखने लग गया which were quite changed or quite different from the earlier one. Then, meanwhile, these ape-like animals reached the South and Northeast Asia and finally evolved into gibbon and orangutan. तो ये जो दो हमको मंकी लाइक जो हमको दिख रहे हैं एंसेस्टर टाइप, सो ये साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया के तरफ इनका ये इस टाइप के एनिमल्स वहाँ पे देखने मिलते हैं. Remaining ape-like animals stayed in Africa and from them, gorilla and chimpanzee evolved about 2.5 crore years. बकरियों से अपना भरण पोषण करते हैं. क्या उनके जीवन का अध्ययन करके अतीत के बारे में जानकारी मिल सकती है? मानव के क्रमिक विकास की कहानी. मानव कब और किस रूप में सर्वप्रथम अस्तित्व में आया, ये कहना मुश्किल है, मगर ऐसा समझा जाता है कि लगभग 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का उद्भव हुआ था जिन्हें हम मानव कह सकते हैं. इसके बाद आदि मानव के कई रूप बदले और कालांतर में लुप्त हो गए. आज हम जिस रूप में मानव को देखते हैं, जिन्हें हमने आगे चलकर आधुनिक मानव कहा, वैसे लोग 1,60,000 साल पहले पैदा हुए थे. लगभग 8,000 ईसा पूर्व तक मानव इतिहास के इस लंबे अरसे के दौरान लोग दूसरों द्वारा मारे गए या अपनी मौत खुद मरे. प्राणियों के शरीर में से मांस निकालकर जानवरों का शिकार करके अथवा पेड़ पौधों से कंदमूल, फल और बीज आदि बटोरकर अपना पेट भरते थे. धीरे धीरे उन्होंने पत्थरों से औजार बनाना और आपस में बातचीत करना भी सीख लिया. हालांकि आगे चलकर मानव ने भोजन जुटाने के कई और तरीके भी अपना लिए थे, पर शिकार और संग्रह करके यानी इधर उधर से खाने की चीजें तलाशने और बटोरने का तरीका भी चलता रहा. आज भी दुनिया के कुछ भागों में ऐसे शिकारी संग्राहक समाज यानी हंटर गैदरर सोसाइटीज हैं जो शिकार और संग्रहण से अपने भोजन की व्यवस्था करते हैं. इसीलिए विशेषज्ञों को लगता है कि आज के इन शिकारी संग्राहक लोगों के जीवन शैली का अध्ययन करके हमें अतीत के बारे में कुछ जानकारी जरूर मिल सकती है. आज हमें आदि मानव के इतिहास की जानकारी मानव के जीवाश्मों यानी फॉसिल्स, पत्थर के औजारों और गुफाओं की चित्रकारियों की खोजों से मिलती है. इनमें से प्रत्येक खोज का अपना एक इतिहास है. अक्सर ही जब ऐसी खोजें सर्वप्रथम की गई, अधिकांश विद्वानों ने यह मानने से इनकार कर दिया कि ये जीवाश्म प्रारंभिक मानवों के हैं. शुरुआती वैज्ञानिकों को आदि मानव की चित्रकारी करने और पत्थरों के औजार बनाने की योग्यता पर शक था. एक अरसे के बाद ही इन वैज्ञानिकों ने इन जीवाश्मों, औजारों और चित्रकारियों के सच्चे महत्व को स्वीकार किया. मानव का विकास क्रमिक रूप से हुआ, इस बात का साक्ष्य
हमें मानव की उन प्रजातियों यानी कि स्पीशीज के जीवाश्मों से मिलता है जो अब लुप्त हो चुकी है। उनकी कुछ विशेषताओं या शारीरिक लक्षणों के आधार पर मानव को भिन्न भिन्न प्रजातियों में बांटा गया है। जीवाश्मों की तिथि का निर्धारण प्रत्यक्ष रासायनिक विश्लेषण द्वारा अथवा उन परतों या तलछटों के काल का परोक्ष रूप से निर्धारण करके किया जाता है जिनमें वे दबे हुए पाए जाते हैं। जब एक बार जीवाश्मों की तिथि यानी काल का पता चल जाता है, तब मानव विकास का क्रम निर्धारित करना कठिन नहीं रहता। लगभग 200 वर्ष पहले सर्वप्रथम जब ऐसी खोजें की गईं, तब अनेक विद्वान ये मानने को तैयार नहीं थे कि खुदाई में मिले जीवाश्म और पत्थर के औजार तथा चित्रकारियों जैसी अन्य चीजें वास्तव में मनुष्य के आदिकालीन रूप से संबंध रखती थीं। आधुनिक मानव के पूर्वज। मानव के विकास के क्रम को 360 से 240 लाख वर्ष पहले तक खोजा जा सकता है। ये वो समय था जब एशिया तथा अफ्रीका में स्तनपायी प्राणियों की प्राइमेट नामक श्रेणी का उद्भव हुआ था। उसके बाद लगभग 240 लाख साल पहले प्राइमेट श्रेणी में एक उपसमूह उत्पन्न हुआ जिसे होमिनॉइड कहा गया। इस उपसमूह में वानर यानी एप्स शामिल थे और फिर बहुत समय बाद लगभग 56 लाख वर्ष पहले हमें पहले होमिनिड प्राणियों के अस्तित्व का साक्ष्य मिला। होमिनिड वर्ग होमिनॉइड उपसमूह से विकसित हुए। उनमें अनेक समानताएं पाई जाती हैं, लेकिन कुछ बड़े अंतर भी हैं। होमिनॉइड्स का मस्तिष्क होमिनिडों की तुलना में छोटा होता था। वे चौपाए थे यानी 4 पैरों के बल चलते थे, लेकिन उनके शरीर का अगला हिस्सा और अगले दोनों पैर लचकदार होते थे। इसके विपरीत होमिनिड सीधे खड़े होकर पिछले 2 पैरों के बल चलते थे। उनके हाथ विशेष किस्म के होते थे जिनकी सहायता से वे औजार बना सकते थे और उनका इस्तेमाल भी कर सकते थे। 2 प्रकार के साक्ष्यों से ये पता चलता है कि होमिनिडों का उद्भव अफ्रीका में हुआ था। पहला तो ये कि अफ्रीकी वानरों यानी एप्स का समूह होमिनिडों से बहुत गहराई से जुड़ा है। दूसरा, सबसे प्राचीन होमिनिड जीवाश्म जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस वंश के हैं, पूर्वी अफ्रीका में पाए गए हैं और उनका समय लगभग 56 लाख वर्ष पहले का माना जाता है। इसके विपरीत अफ्रीका से बाहर पाए गए जीवाश्म 18 लाख वर्ष से अधिक पुराने नहीं हैं। होमिनिड होमिनिडाई नामक परिवार के सदस्य होते थे। इस परिवार में सभी रूपों के मानव प्राणी शामिल थे। होमिनिड समूह की अनेक विशेषताएं थीं, जैसे मस्तिष्क का बड़ा आकार, पैरों के बल सीधे खड़े होने की क्षमता, 2 पैरों के बल चलना, हाथ की विशेष क्षमता जिससे वे औजार बना सकते थे और उनका इस्तेमाल कर सकते थे। होमिनिडों को आगे कई शाखाओं में विभाजित किया जा सकता है। इन शाखाओं को जीनस कहते हैं। इन शाखाओं में ऑस्ट्रेलोपिथेक और होमो अधिक महत्वपूर्ण है। इन शाखाओं में प्रत्येक की कई प्रजातियां होती हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो के बीच कुछ बड़े अंतर उनके मस्तिष्क के आकार, जबड़े और दांतों के संबंध में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के मस्तिष्क का आकार होमो की अपेक्षा बड़ा होता है। जबड़े अधिक भारी होते हैं और दांत भी ज्यादा बड़े होते हैं। दरअसल इन प्रजातियों को वैज्ञानिकों द्वारा जो नाम दिए गए हैं, वे सभी लैटिन और यूनानी भाषाओं के शब्दों से ही बने हैं। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम लैटिन भाषा के शब्द ऑस्ट्रल यानी दक्षिणी और यूनानी भाषा के शब्द पिथिकस यानी वानर से मिलकर बना है। ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि मानव के आद्य रूप में उसकी एप यानी वानर अवस्था के अनेक लक्षण बरकरार रहे, जैसे होमो की तुलना में मस्तिष्क का अपेक्षाकृत छोटा होना, पिछले दांत बड़े होना और हाथों की दक्षता का सीमित होना। उसमें सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता भी अधिक नहीं थी, क्योंकि वो अभी भी अपना बहुत सा समय पेड़ों पर ही गुजारता था। इसलिए उसमें पेड़ों पर जीवन जीने के लिए आवश्यक अनेक विशेषताएं अब भी मौजूद थी। आगे चलकर जब औजार बनाने और लंबी दूरी तक पैदल चलने की क्रिया में बढ़ोतरी होती गई, तब मानवीय विशिष्टताओं तथा लक्षणों का विकास भी होता गया। आदिकालीन मानवों के अवशेषों को भिन्न भिन्न प्रजातियों में वर्गीकृत किया गया। इन प्रजातियों को अक्सर उनकी हड्डियों की रचना में पाए जाने वाले अंतरों के आधार पर एक दूसरे से अलग किया जाता था। उदाहरण के लिए प्रारंभिक मानवों की प्रजातियों को उनकी खोपड़ी के आकार और जबड़े की विशिष्टता के आधार पर बांटा गया है। ये विशेषताएं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म यानी वांछित परिणाम प्राप्त होने से ही विकसित हुई होंगी।
उदाहरण के लिए दो पैरों पर खड़े होकर चलने की क्षमता के कारण हाथ बच्चों या चीजों को उठाकर ले जाने के लिए मुक्त हो गए, और ज्यों-ज्यों हाथों का इस्तेमाल बढ़ता गया, त्यों-त्यों दो पैरों पर खड़े होकर चलने की कुशलता भी बढ़ती गई। इससे विभिन्न प्रकार के काम करने के लिए हाथ स्वतंत्र हो जाने का लाभ तो मिला ही, साथ ही पैरों की बजाय दो पैरों पर चलने की शारीरिक ऊर्जा की खपत भी कम होने लगी। लेकिन दौड़ते समय यह लाभ उल्टा हो गया। लेतोली तंजानिया में मिले होमिनिड के पद चिन्हों के जीवाश्मों और हादार इथियोपिया से प्राप्त हड्डियों के जीवाश्मों से ये पता चलता है कि तत्कालीन मानव दो पैरों पर चलने लगे थे। लगभग 25 लाख वर्ष पहले हिमयुग के प्रारंभ में जब पृथ्वी के बड़े बड़े भाग बर्फ से ढक गए, तो जलवायु तथा वनस्पतियों की स्थिति में बड़े बड़े परिवर्तन आए। तापमान और वर्षा में कमी हो जाने के कारण जंगल कम हो गए और घास के मैदानों का क्षेत्रफल बढ़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रेलोपिथेकस के प्रारंभिक रूप, जो जंगलों में रहने के आदी थे, धीरे धीरे लुप्त हो गए और उनके स्थान पर उनकी दूसरी प्रजातियां आ गईं, जो सूखी परिस्थितियों में आराम से रह सकती थी। इनमें जीनस होमो के सबसे पुराने प्रतिनिधि शामिल थे। होमो लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है आदमी। यद्यपि इसमें पुरुष और स्त्री दोनों शामिल हैं, वैज्ञानिकों ने होमो को कई प्रजातियों में बांटा है और इन प्रजातियों को उनकी विशेषताओं के अनुसार अलग अलग नाम दिए हैं। इस प्रकार जीवाश्मों को होमो हेबिलिस यानी औजार बनाने वाले, होमो इरेक्टस यानी सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाले, और होमो सेपियंस यानी कि बुद्धिमान मनुष्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कुछ जीवाश्मों का नामकरण उन स्थानों के आधार पर किया गया है जहां उस विशेष प्रकार के जीवाश्म सर्वप्रथम मिले। जैसे कि जर्मनी के शहर हाइडेलबर्ग में पाए गए जीवाश्मों को होमो हाइडेलबर्गेंसिस कहा गया, जबकि निएंडर घाटी में पाए गए जीवाश्मों को होमो निएंडरथैलेंसिस श्रेणी में रखा गया। यूरोप में मिले सबसे पुराने जीवाश्म होमो हाइडेलबर्गेंसिस और होमो निएंडरथैलेंसिस के हैं। ये दोनों ही होमो सेपियंस प्रजाति के हैं। हाइडेलबर्ग मानव लगभग 8 लाख साल पहले दूर दूर तक फैले हुए थे। उनके जीवाश्म अफ्रीका, एशिया और यूरोप में पाए गए हैं। निएंडरथल मानव मोटे तौर पर 1,30,000 से 35,000 वर्ष पहले तक यूरोप, पश्चिमी और मध्य एशिया में रहा करते थे। वे पश्चिमी यूरोप में लगभग 35,000 वर्ष पहले अचानक विलुप्त हो गए। सामान्यतः ऑस्ट्रेलोपिथेकस की तुलना में होमो का मस्तिष्क बड़ा होता था, जबड़े बाहर की ओर कम निकले हुए थे और दांत छोटे थे। उनके मस्तिष्क के आकार में वृद्धि को अधिक बुद्धिमत्ता और बेहतर याददाश्त से जोड़ा जाता है। जबड़ों तथा दांतों में हुआ परिवर्तन संभवतः उनके खानपान में हुई भिन्नता से संबंधित था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना मानव के क्रमिक विकास और आधुनिक मानव के पूर्वजों के बारे में। अगले एपिसोड में हम आधुनिक मानव के बारे में जानेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि वे भोजन प्राप्त करने के लिए कौन से तरीके अपनाते थे, उनके पास रहन सहन के क्या साधन थे, और सबसे महत्वपूर्ण। Meanwhile, these ape-like animals reached the South and Northeast Asia and finally evolved into gibbon and orangutan. So, ये गिब्बॉन एंड ओरांगुटान नाम के जो ape-like animals है, ये साउथ और नॉर्थ ईस्ट के एशिया के तरफ दिखने मिले। फिर remaining ape-like animals stayed in Africa, and from them gorilla and chimpanzees evolved about 2.5 crore years ago. Evolution of some of the 2 crore year old species of apes seemed to be occurred in different way. They had to use their hands more for eating food and other work. और फिर ये करीब करीब 2.5 करोड़ सालों पहले ये चिंपांजी और गोरिल्ला, इनमें इवोल्यूशन हुआ। जो एप लाइक थे उनमें से वो चेंज होके ये ऐसे गोरिल्ला एंड चिंपांजी टाइप स्पीसीज देखने मिली। और ये जो थे ये अपने हाथों का इस्तेमाल खाना और बाकी के कामों के लिए करते थे। ह्यूमन इवोल्यूशन। तो धीरे धीरे ये ह्यूमन इवोल्यूशन होते गया और आप देखोगे कि पहले पिक्चर में ये जो ऑर्गेनिज्म है, सेकेंड पिक्चर में ऑर्गेनिज्म है, ये धीरे धीरे इसको कई सालों तक, हजारों सालों तक इनमें क्या हुआ,
चेंजेस होते गया, एंड दैट इज कॉल्ड ह्यूमन इवोल्यूशन. Those apes started to live on land as the forest started to decline due to dry environment. Those apes started to live on land as the forest started to decline due to dry environment. फिर ये जो एप्स है ये लैंड पे रहने चालू हुए, क्योंकि जो जहाँ पे वो रहते थे वहाँ का एनवायरनमेंट कैसे होने लग गया था, ड्राई होने लग गया था. Their lumbar bones developed in such a way that they started to stand in erect posture in grassland, and thereby their hands became available for use anytime. तो ये जो एप्स है इनकी जो लंबर बोन है, लंबर बोन यानी लोअर बैक का जो बोन है, रीढ़ की हड्डी जो नीचे के साइड में होती है, वो क्या होती गई, वो मॉडिफाई होते गई, और उस वजह से वो खड़े सीधे खड़े रहना चालू हो गया. और जब वो सीधा खड़ा रहने चालू किया तो उनके जो सामने वाले जो दो हाथ है वो फ्री हो गए, एंड दैट दे वर started using for eating food and for doing other work. These first human-like animal with erect posture which were using their hands have evolved about 2 crore years ago. 2 crore years पहले ये ह्यूमन लाइक एनिमल ये सीधा खड़ा रहने लग गया और वो अपने हाथ दूसरे कामों के लिए यूज करने लग गया. First record of human-like animal is with us in the form of Ramapithecus ape from East Africa. तो हमको ये एक फर्स्ट रिकॉर्ड मिलता है कि रामापिथिकस नाम का जो एप है ये साउथ अफ्रीका ये ईस्ट अफ्रीका में सबसे पहले देखा गया. Afterwards, this ape grown up in size and become more intelligent, and thus the ape of South Africa evolved about 40 lakh years ago. और ये जो एप है ये साइज में बढ़ते गया, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होने लग गया, और ये इस तरह के जो एप है दे इवॉल्व अबाउट 40 lakh years ago in South Africa. The morphology of these human-like animals started to appear like to be the member of the genus Homo about 20 lakh years ago, and the skilled human developed. और ये जो मॉर्फोलॉजी, मैंने आपको मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस जो बताए थे इवोल्यूशन में, मॉर्फोलॉजी में स्ट्रक्चर, शेप और एनी पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ द बॉडी. तो ये जो एनिमल ह्यूमन लाइक एनिमल्स जो है वो करीब करीब 20 lakh years ago they got evolved, and they were skilled human developed. उनमें नए नए कुछ तो भी स्किल्स डेवलप होने लग गए थे, उनमें कुछ नए चीज उनमें डेवलप होने लग गई थी, एंड उनको होमो मीन्स ये जीनस होमो. Morphology of these human-like animals started to appear like to be the member of the genus Homo about 20 lakh years ago, and the skilled human developed. और मॉर्फोलॉजी मैंने आपको मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस जो इवोल्यूशन के इसमें एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन में आपको बताया है कि मॉर्फोलॉजी मीन्स एनी स्ट्रक्चर और शेप और द एनी पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ द बॉडी. तो ये जो ह्यूमन लाइक जो एनिमल्स है ये करीब करीब 20 lakh years ago they were evolved, and they were skilled human developed. उनमें अलग अलग किस्म के स्किल्स डेवलप होने लग गए थे, and they were the first member of genus Homo sapien. This is the scientific name of a human being. So these were the first member of Homo genus. About 15 lakh years ago, human walking with erect posture was evolved. It may have existed in China and Indonesia of Asian continent. और ये जो ह्यूमन लाइक पोस्चर जैसे ह्यूमन सीधा चलता है, इंसान जैसे सीधा चलता है, तो ये कैरेक्टर करीब करीब 15 लाख साल पहले ये डेवलप्ड हुआ, इवॉल्व हुआ, और ये कहाँ पे देखे गए, चाइना एंड इंडोनेशिया ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट में.
यहाँ पे अगर आप इस पिक्चर में देखोगे तो यहाँ पे ये आप पाओगे कि जैसे एप से लेके ह्यूमन बीइंग तक, तो इनके जो ब्रेन का साइज है ये क्या होते गया, छोटे से बड़ा ऐसा बढ़ते गया है. सो दैट इज अगेन द डेवलपमेंट. Evolution of upright man continued in the direction of developing its brain for the period of about 1 lakh years, and meanwhile it discovered the fire. और जैसे जैसे इनका ब्रेन का साइज बढ़ते गया वैसे वैसे उन्होंने स्लोली ग्रेजुअली दे कुड डिस्कवर द फायर, वो आग का उन्होंने डिस्कवरी किया. Brain of 50,000 years old man had been sufficiently evolved to the extent that it could be considered and a member of the class wise man, Homo sapien. और उसके बाद में करीब करीब 50,000 साल पहले ये इनको as a wise man means Homo sapien. Homo sapien again it is a scientific name for the human being, and वो उनको ये होमोसैपियन के ग्रुप में ये ऑर्गेनिज्म को डाला गया एंड दे आर कॉल्ड एज ह्यूमन बीइंग, एंड दैट टू डन बिफोर 50,000 years ago. Neanderthal man can be considered as the first example of wise man. तो ये जो निएंडरथाल जो है ये पहला, इस पृथ्वी का पहला वाइज मैन करके उसको संबोधित किया हुआ है. The Cro-Magnon man evolved about 50,000 years ago, and afterwards this evolution had been faster than the earlier. और फिर उसके बाद में क्रो-मैग्नॉन मैन जो उसका इवोल्यूशन हुआ वो डेवलप हुआ, and that was before 50,000 years ago, and afterwards this evolution had been faster than the earlier. और फिर यहाँ से जो इवोल्यूशन है निएंडरथल के बाद में, निएंडरथल के बाद में, उसके बाद में जो इवोल्यूशन की जो प्रोसीजर है या प्रोसेस है वो क्या होने लग गई, फास्टर होने लग गई. About 10,000 years ago, wise man started to practice the agriculture. फिर 10,000 सालों के पहले इस वाइज मैन ने क्या करना चालू किया, खेती बाड़ी करना चालू किया. It started to rear the cattle herds and establish the cities. और फिर क्या हो गया कि वो उन्होंने जैसे कैटल्स है जानवरों को पालने लग गए और सिटीज के फॉर्म में, ग्रुप में, कॉलोनीज के फॉर्म में वो रहने लग गए. Cultural development took place. Art of writing was invented about 55,000 years ago, and thus the history had been started. और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उनमें कल्चरल प्रोग्राम्स होने लग गए, वो आपस में इकट्ठित होने लग गए. फिर उनमें कुछ कल्चरल सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होने लग गया. फिर वो लिखना चालू हुआ. करीब करीब 5